हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा पूरे हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स जो कि प्लॉटेड कॉलोनी के ऊपर बनाए जाते थे, उसके मैप को सैंक्शन होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से होल्ड कर दिया गया है। ये होल्ड टेम्पोररी है क्योंकि कमेटी बनाई गई है जो अपना फैसला पूरी रेकी करने के बाद देगी। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको मैप सैंक्शनिंग को हमें चालू करना है या नहीं। सबसे पहले चंडीगढ़, फिर पंचकुला को रोका गया। खैर, पंचकुला का मामला अभी स्टे पर है, लेकिन अब पूरे हरियाणा के अंदर ही मैप सैंक्शनिंग को रोक दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो आप देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ हैं जगपाल सांगवान जी। पहले चंडीगढ़, फिर पंचकुला, अब पूरे हरियाणा के अंदर 4 फ्लोर की रजिस्ट्री को मैप को सैंक्शन करने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हरियाणा की डिफरेंट आरडब्ल्यूएज ने टाइम टू टाइम डिफरेंट अथॉरिटीज को, जो कि अर्बन लोकल बॉडी होती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को और हाई कोर्ट को डिफरेंट टाइम पे अप्रोच किया कि 4 फ्लोर के मैप को सैंक्शन होने से रोका जाए। 4 फ्लोर मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोर और बिल्डर फ्लोर। बिल्डर फ्लोर क्या होता है? बिल्डर फ्लोर, इंडिपेंडेंट फ्लोर एक ही चीज है जो कि प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर, प्लॉटेड डेवलपमेंट जो कि एक टाउनशिप का पार्ट होती है, तो प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट होता है जिसके ऊपर फ्लोर बनाए जाते हैं, उसे बिल्डर फ्लोर या इंडिपेंडेंट फ्लोर का कहा जाता है। ये टाउनशिप जो होती है वो प्राइवेट डेवलपर द्वारा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे हरियाणा की बात करें तो हुड्डा या HSVP द्वारा उसको डेवलप किया जाता है। उसके अंदर बिल्डर फ्लोर होते हैं। बिल्डर फ्लोर बेसिकली एक प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर आपको सैंक्शन प्लान के द्वारा स्टिल्ट प्लस 4 बनाया जा सकता है। ये सैंक्शनिंग जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है उनके थ्रू की जाती है, पॉलिसी के तहत की जाती है। हम बिल्डर फ्लोर की और डिटेल में जाने से पहले हमें समझना होगा, थोड़ा सिटी के बारे में जानना होगा, थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। पहले हमारे जो शहर थे वो म्यूनिसिपल लिमिट्स तक लिमिटेड थे। तब जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई और हमने देखा कि शहर बढ़ने लग गए हैं और उसके अंदर कॉलोनियाँ जिसे कहते हैं कि अनप्लान कॉलोनियाज आने लगी, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर शहर का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ देंगे मास्टर प्लान होता क्या है। बेसिकली मास्टर प्लान एक शहर के एक पर्टिकुलर एरिया को जिसके अंदर वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना चाहती है उसका एक स्केच बनाती है। उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, उसके सेक्टर्स बनाए जाते हैं। जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर भी होगा, कमर्शियल सेक्टर्स भी होते हैं। विद इन दी रेजिडेंशियल सेक्टर भी कुछ एरिया कमर्शियल के लिए रखा जाता है। और जितनी भी सिटी की नीड्स हैं, जैसे कि हमारी एजुकेशनल नीड्स हैं, हमारी ऑफिसेज की नीड्स हैं, हमारी SEZ जिसके अंदर IT स्पेस भी होता है उसकी नीड्स हैं और पब्लिक यूटिलिटीज की नीड्स हैं। इन सब को मास्टर प्लान में कंबाइन किया जाता है और इसका बेस होता है कि हमारे शहर की पॉपुलेशन जो है वो आने वाले दिनों में कितनी बढ़ जाएगी और अभी कितनी डिमांड हमारी पॉपुलेशन की एग्जिस्टिंग डिमांड है। तो मास्टर प्लान के तहत ये सब डिसीजन लिए जाते हैं कि आने वाले टाइम में आपको बिजली की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है और अदर एमिनिटीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। उसी बेसिस पर मास्टर प्लानिंग की जाती है और मास्टर प्लानिंग एक डिफाइंड पीरियड के लिए की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 इयर्स। तो 10 इयर्स के लिए नंबर ऑफ सेक्टर्स बनाए जाते हैं, उसका एक स्केच बनाया जाता है, उसको नोटिफाई किया जाता है, पब्लिक में नोटिफिकेशन से पहले फीडबैक लिया जाता है और फिर फाइनली उसको हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है ताकि वो एज पर मास्टर प्लान वो अपनी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मास्टर प्लान के ऊपर ब्रीफ। अब हम आपको बताएंगे कि क्योंकि मास्टर प्लान में भी सेक्टर डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 to 10 सेक्टर डिफाइन किए या 1 to 50 सेक्टर डिफाइन किए, तो सेक्टर्स के अंदर अब हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेते हैं। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर बेसिकली एक 100 एकड़ से लेके 500 एकड़ तक का एक सेक्टर नॉर्मली प्लान किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेमोग्राफिक देखनी पड़ती हैं सेक्टर बनाते हुए। उसकी रोड्स की मास्टर प्लानिंग की जाती है। तो एक सेक्टर के अंदर एक सर्टन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% रेजिडेंशियल के लिए रखा जाता है। कुछ एरिया 4% के करीब रखा जाता है आपके कमर्शियल के लिए। कुछ एरिया आपका जो है स्कूल के लिए रखा जाता है। बाकी एरियाज आपके रिक्रिएशन के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए और फिर ओपन एरिया जिसके अंदर आपकी रोड नेटवर्क आ गया,
कुछ ग्रीन बेल्ट्स आ गई हैं, तो इस तरीके से एक सेक्टर कंप्रोमाइज किया जाता है। अब विद इन दिस सेक्टर जो है, जो रेजिडेंशियल एरिया हमने डिमार्केट किया गया था, उस एरिया के अंदर हम प्लॉट्स की प्लानिंग करते हैं। प्लॉट की प्लानिंग गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है या किसी डेवलपर को, एंटिटी को लाइसेंस दे सकती है। लाइसेंस के अंदर उस कॉलोनी को प्लॉटेड डेवलपमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट वाले में हम उसको हुडा सेक्टर कह सकते हैं, या बहुत पहले उसको मॉडल टाउन भी कहा जाता था। तो नाम कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ बेसिकली ए प्लॉटेड डेवलपमेंट। अब जब प्लॉट आता है तो उसके ऊपर आप एक इंडिविजुअल घर बना सकते हैं, उसके ऊपर, और ये चेंजेस आते रहते हैं। पहले तो एक सिंगल फैमिली के लिए ही ये अलॉट किए गए थे, और बाद में कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आए, जिसके ऊपर प्रदीप मिश्रा जी और उसके ऊपर लाइट डालेंगे। FAR क्या होता है? FAR परमिसिबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। जब आपको प्लॉट अलॉट होता है, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड है या आपने किसी लाइसेंस टाउनशिप के अंदर डेवलपर से प्लॉट लिया है, आप उसके अंदर जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए आपको FAR समझना जरूरी है। FAR परमिसिबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग गवर्नमेंट कितना बनाने की अनुमति दी गई है वो FAR के हिसाब से पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, और उसको आपने इसे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें 250 इंटू 0.836 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 210 स्क्वायर मीटर। अब इसके अंदर जो FAR है, गुरुग्राम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे FAR है वो आपका करीब 1.5 के आसपास की FAR होती है, 1.6 1.7 के आसपास की फ्री FAR होती है। उस पे ऊपर आप एडिशनल FAR लेकर बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे 1.45 FAR है और आपने उसे परचेज करके उसे 2.64 तक ले गए, तो इतना परचेज करने के बाद आपको परचेजेबल मतलब गवर्नमेंट से आपको एडिशनल फीस देके परचेज करनी पड़ती है FAR, तो उसमें गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होता है और आपको भी ज्यादा बनाने की परमिशन मिलती है। तो FAR ज्यादा परचेज करने के बाद वो आपका फिगर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, तो 250 इंटू 9 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 2250 स्क्वायर फीट आता है। 2250 को हमने जब 2.64 की FAR से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5940 स्क्वायर फीट टोटल एरिया आप बना सकते हैं। अब तक का जो प्लान चल रहा था उस हिसाब से, और आपने 4 फ्लोर्स बनाने हैं तो डिवाइडेड बाय आप उसे 4 करेंगे तो आपका पर फ्लोर 1485 स्क्वायर फीट का एरिया आप बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि यहाँ बालकनी फ्री टू FAR है। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि किस साइज के प्लॉट के ऊपर कितना परमिसिबल FAR है, रियल FAR क्या है, परचेजेबल FAR क्या है और टोटल कितना हो जाता है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर कवरेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटप्रिंट प्लॉट के ऊपर जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का फुटप्रिंट जो होता है, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, वो गवर्नमेंट द्वारा कितनी परमिसिबल है उसे ग्राउंड फ्लोर कवरेज कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से 100 मीटर तक का प्लॉट। इसमें गवर्नमेंट 66% ग्राउंड फ्लोर कवरेज अलाउ करती है, और जो एक्चुअल FAR है इसकी 165 है, 1.65 इसकी एक्चुअल FAR है। यहाँ परचेजेबल FAR 99 है, तो टोटल 2.64 की FAR आती है। अब 101 से लेकर 250 स्क्वायर मीटर तक की बात करें तो अगेन यहाँ पे 66% कवरेज के साथ में 145 की FAR है। जो परचेजेबल यहाँ पर है वो 1.19 है, मतलब टोटल 2.64 की FAR तक आप बिल्डिंग बना सकते हैं। 251 से लेकर 350 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर 60% की ग्राउंड फ्लोर कवरेज है। यहाँ पे FAR जो रेगुलर FAR है 1.25 है और जो परचेजेबल है वो 1.15 है, तो टोटल 2.40 की FAR आप यहाँ बना सकते हैं। अब 351 से लेकर 500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट पे अगेन ग्राउंड फ्लोर कवरेज 60% है। यहाँ रेगुलर FAR जो है, जो एक्चुअल फ्री FAR भी जिसे कहते हैं, वो 120 है और यहाँ परचेजेबल भी 1.20 है। तो टोटल 2.40 की FAR आपकी इस साइज के अंदर भी आती है। 501 से एंड अबव के प्लॉट्स के ऊपर अगेन 60% की कवरेज अलाउड है, फुटप्रिंट जिसे ग्राउंड फ्लोर कवरेज कहते हैं, और एक्चुअल FAR उसके अंदर 100 है, लेकिन यहाँ परचेजेबल FAR 1 + 1.40 = 2.40, मतलब टोटल FAR आपकी 2.40 है, जिसे आप 2.40
मल्टीप्लाई करके, मतलब प्लॉट साइज से आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, उसे स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया तो 2250 स्क्वायर फीट आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे 501 एंड अबव स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो जब हम उसे स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करके और फिर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.40 से, तो एक्चुअल परमिसेबल एरिया हमारा निकल कर आता है। और ग्राउंड फ्लोर कवरेज से हमारा मतलब होता है कि एक फ्लोर पे हम कितना कवरेज मैक्सिमम ग्राउंड पे कर सकते हैं, उसी का रेप्लिका ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर होता है। तो अगर 60 है तो हम 60 के हम 4 फ्लोर्स बना सकते हैं, मतलब हमारी फुटप्रिंट जो है वो 60% के हिसाब से होती है। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि ग्राउंड कवरेज जो है वो हमारी छोटे प्लॉट्स में, यानी कि 250 स्क्वायर या मीटर तक और 300 स्क्वायर यार्ड जिसे हम कह सकते हैं, उसमें 66% है। 300 स्क्वायर यार्ड से लेके और ऊपर जो है वो 60% ग्राउंड कवरेज है। और उसी तरीके से FAR छोटे प्लॉट्स में ज़्यादा दी गई है, बड़ों में कम दी गई है। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी नॉर्म्स बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको प्रॉपर एयर और वेंटिलेशन रहे, आगे पीछे से ओपन रहे, और इसी पर्पज से ये बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनल प्लानिंग में और करंट प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। ओरिजिनली जब ये टाउनशिप्स बनाई गई थी, चाहे वो हुडा की हों, चाहे वो लाइसेंस कॉलोनीज हों, जैसे कि हम बिल्डर की कॉलोनीज की बात कर सकते हैं, DLF फॉर एग्जांपल एक हम कोट कर सकते हैं, ये सब कॉलोनियाँ बनाई गई थी एक फैमिली के लिए। एक फैमिली के अंदर एक किचन, और आप उसको 2.5 स्टोरी यानी कि आप उस घर को जो है 2.5 मंजिल तक बना सकते थे। समय के साथ जैसे जैसे लैंड कॉस्ट बढ़ी और घरों की डिमांड बढ़ी, और गवर्नमेंट ने फिर थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज किया, और क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी इस टाइप की पॉलिसी थी जिसके अंदर कि आप बिल्डर फ्लोर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनल प्लानिंग में और करंट प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। ओरिजिनली जब ये टाउनशिप्स बनाई गई थी, चाहे वो हुडा की हों, चाहे वो लाइसेंस कॉलोनीज हों, जैसे कि हम बिल्डर की कॉलोनीज की बात कर सकते हैं, DLF फॉर एग्जांपल एक हम कोट कर सकते हैं, ये सब कॉलोनियाँ बनाई गई थी एक फैमिली के लिए। एक फैमिली के अंदर एक किचन, और आप उसको 2.5 स्टोरी यानी कि आप उस घर को जो है 2.5 मंजिल तक बना सकते थे। समय के साथ जैसे जैसे लैंड कॉस्ट बढ़ी और घरों की डिमांड बढ़ी, और गवर्नमेंट ने फिर थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज किया, और क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी इस टाइप की पॉलिसी थी जिसके अंदर कि आप बिल्डर फ्लोर बना सकते हैं। दिल्ली में स्टिल प्लस 3 फ्लोर्स अलाउड थे। हरियाणा में डिमांड आई तो उन्होंने भी उस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, और फिर हम लोगों ने एक प्लॉट के ऊपर 3 फैमिली के लिए घर बनाने की परमिशन दी विद स्टिल्ट इन द पार्किंग फॉर द स्टेट रिजर्व। इसी प्रकार से, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 3 फ्लोर में 3 किचन बना सकते हैं, 3 फैमिलीज रह सकती हैं। और फर्दर फिर पॉलिसी चेंजेस और हुए, जिसमें गवर्नमेंट ने फिर बाद में स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर भी गुड़गांव में और हरियाणा में, इनफैक्ट हरियाणा में परमिट किए, जो कि आज की पॉलिसी हम देख रहे थे। अभी पीछे काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके अंदर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बनाए गए हैं। हालांकि इस पॉलिसी में क्लियर कट ये लिखा था कि ये जो कलेक्शन ऑफ मनी होगा बिकॉज ऑफ द एडिशनल परचेजेबल FAR, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि इतनी FAR आप खरीद सकते हैं, वो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन में जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि टू डेवलप और एनहेंस द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए यूज होगा। लेकिन जैसे कि RWAs, इवन सिटीजन्स ने भी, और अवेयर सिटीजन्स में कहूँगा, उनको ऑब्जेक्शंस हुए कि डेवलपमेंट ग्राउंड स्टिल प्लस 4 में जो है लोड ऑन द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक परिवार के लिए बनाया गया था, और वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। अगर हम ये भी मान लें कि गवर्नमेंट उसको अपग्रेड करना चाहती है और कर भी रही है, तब भी वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रही, और एग्जिस्टिंग ओनर्स जिन्होंने लाइफ टाइम अपनी सेविंग्स करके अपने इंडिपेंडेंट मकान बनाए थे, उनको टाइम पर बिजली प्रॉपर नहीं मिल पाती है, पानी की शॉर्टेज है, और रोड्स भी अल्टीमेटली, क्योंकि हमें पता है कि आज के दिन हर फैमिली व्हीकल्स रखती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पर मेंबर फैमिली व्हीकल रखने के लिए अगर 4 मेंबर हैं तो 4 गाड़ियाँ या 3 तो ज़रूरी मिलेंगी, तो उसमें पार्किंग इश्यूज भी आते हैं। चाहे भले ही हम स्टिल्ट को हमने रिजर्व किया पार्किंग के लिए, ये
अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट शॉर्ट रह ही जाती हैं, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डाल लो, क्योंकि एग्जिस्टिंग रोड तो आपकी या तो 9 मीटर की होगी या 12 मीटर की होगी, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, भले ही आप अपनी पाइपलाइंस बदल लें, लेकिन अभी उसमें भी काफ़ी डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर था और लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। तब RWAs ने अपनी PIL लगाई है, एक फोरम बनाया है और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है कि इस पॉलिसी के अंदर सोचिए, कुछ चेंजेस लाइए। आगे इसके बारे में प्रदीप जी और बताएंगे। टाउनशिप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, रोड, मतलब टोटल इंफ्रा इंडिपेंडेंट प्लॉट के हिसाब से दिया गया। जैसे जगपाल जी ने बताया, वो एक फैमिली के लिए दिया गया। लेटर ऑन उसके ऊपर 2.5 फ्लोर बने, फिर 3 हुए और फिर वो 4 हुए। वो बात और है कि पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए स्टिल्ट में पार्किंग का प्रोविजन रखा गया। खैर, पार्किंग इससे जरूर एक हद तक कंट्रोल हो पाई, लेकिन अब आप समझिए, आपकी टाउनशिप के अंदर जहां एक फैमिली रह सकती है, तो उसको डिजाइन करते हुए जब आपने मैप अपना आर्किटेक्ट से बना के गवर्नमेंट को दिया, तो आर्किटेक्ट भी एज पर गवर्नमेंट बायलॉज उस मैप को बनाता है। तो सीवरेज का लोड वहां कितना है, उसी हिसाब से वहां पे पाइपलाइंस डली होती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके से EDC IDC भी रिकवर करती है लाइसेंस लेते टाइम डेवलपर से, और डेवलपर आपको जब प्लॉट सेल करता है तो वो आपसे उसकी रिकवरी भी करता है। तो EDC IDC एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो वसूल किया जाता है, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट आपको वहां तक वो सारी सुविधाएं देती है। अब वो इंडिपेंडेंट प्लॉट के हिसाब से है और आपने उस पर 4 फ्लोर बनाए, तो वो कहीं हद तक वो सफिशिएंट नहीं होता और आगे चल के दिक्कत होती है। यही कारण है कि डिफरेंट RWAs और अवेयर सिटीजन्स ने टाइम टू टाइम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को या कोर्ट को अवेयर कराया और अपनी परेशानी जाहिर करी, जिसका रिजल्ट है कि अब थोड़ी सख्ताई हुई है और पहले चंडीगढ़, फिर पंचकुला और अब पूरे हरियाणा के अंदर STILT+4 के मैप को सैंक्शन करने के लिए रोक लगा दी गई है। रोक ये जरूर टेम्पोररी है, जब तक कमेटी जो अब गठन हो रही है उसका फैसला ना आ जाए। और हाँ, यहाँ साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, अगर आपने मैप सबमिशन का फॉर्म ऑलरेडी सबमिट किया हुआ था तो उसको भी अभी रोक दिया गया है। जो सैंक्शन हो चुके हैं उनको नहीं छेड़ा गया है, लेकिन अगर अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आपका सैंक्शन नहीं हुआ था, तो उसको भी रोक दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर बिल्डर फ्लोर्स कौन कौन आदमी बना सकता था। हमने अभी बात की मास्टर प्लान की, हमने बात की सेक्टर की, सेक्टर में हमने प्लॉट के ऊपर फ्लोर्स। अब ये फ्लोर बनाने की कौन कौन कंट्रीब्यूशंस आई हैं हमारे को, तो इसमें बेसिकली एक तो स्मॉल टाइम बिल्डर्स जो कि ज़्यादा बड़े लैंड पार्सल्स नहीं ले सकते हैं, और वो छोटे 1, 2, 3 प्लॉट लेकर और उन्होंने ये फ्लोर्स बनाए हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, मार्केट में बजट कंस्ट्रेंट्स को लेकर जो लोग आ रहे थे और उनको घर नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए इन बिल्डर्स ने वो गैप को फुलफिल किया है। दूसरा, कुछ बिल्डर्स जो ऑलरेडी उनके पास प्लॉट्स थे और पॉलिसी के अंदर अट्रैक्शन आने की वजह से, तो उन्होंने भी अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट में फ्लोर लाने के लिए प्लान बनाया। उन्होंने भी बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराए, जिसके अंदर ग्राउंड +3 हो सकता है या 4 हो सकता है, जिस टाइम की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से। और उन्होंने एक प्रॉपर टाउनशिप में, वो 25 एकड़ हो सकता है, 50 एकड़ हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, उसके अंदर उन्होंने एक प्लान तरीके से यूनिफॉर्म, जिसका एलिवेशन यूनिफॉर्म हो, फ्लोर प्लान यूनिफॉर्म हो, उस तरीके के भी बिल्डर फ्लोर्स बनाए गए हैं, जिसको हम बिल्डर फ्लोर टाउनशिप्स कह सकते हैं। तीसरा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर जो बिल्डर फ्लोर्स का वो आया है, वो दीनदयाल पॉलिसी के अंदर भी जो है गवर्नमेंट ने छोटे प्लॉट्स के अंदर फ्लोर बनाने की परमिशन दी है। तो ऑफ लेट कुछ समय रिसेंटली कुछ लोगों ने जो है दीनदयाल के अंदर भी, जिसके अंदर मैक्सिमम साइज जो है प्लॉट का 180 स्क्वायर यार्ड होता है, उसमें भी फ्लोर्स की परमिशन थी और है। और हालांकि अब ये पॉलिसी ये भी स्टॉप कर दी गई है टाइमिंग के लिए, उसके अंदर बिल्डर फ्लोर्स बनाए गए हैं। दूसरा, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम बिल्डर फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो पॉलिसी में ये भी था कि 180 गज से ऊपर ही आपके बिल्डर फ्लोर बन सकते हैं इन प्लॉटेड डेवलपमेंट, और उससे छोटे प्लॉट में आप फ्लोर नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल था इन रेगुलर टाउनशिप, और हम कहेंगे हुडा सेक्टर, और हम कह सकते हैं इन रेगुलर
लाइसेंस कॉलोनीज। लेकिन इससे बाहर दीनदयाल को इससे बाहर रखा गया था। दीनदयाल का कॉन्सेप्ट बेसिकली अफोर्डेबल था, ताकि लोगों को छोटे बजट में छोटे प्लॉट साइज पर भी फ्लोर मिल सके। उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुके हैं। उसके क्या चैलेंजेस रहे वो आप उसमें देख सकते हैं। इन बिल्डर फ्लोर्स में क्या चैलेंजेस हैं इसके ऊपर प्रदीप जी ने ऑलरेडी आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज आ रही थी। RWAs अप्रोच करना पड़ा कोर्ट्स के, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि अल्टीमेटली तो बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह रहेंगे, तो उनकी नीड्स जो हैं, चाहे वो व्हीकल्स की नीड हो, ऑटो की नीड हो, ट्रांसपोर्ट की नीड्स हो, उसमें पोल्यूशन भी होता है। वही पार्क जो है 100 लोग यूज़ करें या 300 लोग यूज़ करें, फिर एक अकेले जब हम बात घरों की करते हैं, आपने नंबर ऑफ घर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1:4, तो यानी कि 3 फैमिलीज एक्स्ट्रा आ गई। तो 3 फैमिलीज को अदर सर्विसेज भी चाहिए, उनको मेड भी चाहिएगी, ड्राइवर भी चाहिएगा, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। अल्टीमेटली जो हमारे हेल्पर्स हैं उनको भी रहने की जगह चाहिएगी, उनकी भी मार्केट नीड्स होंगी, तो मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं कमर्शियली तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है मार्केट्स के लिए। स्कूल में बच्चे ज़्यादा आते हैं और गवर्नमेंट को भी कुछ उसमें पैसा आ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा सकती है। लेकिन क्या हम लोग, इसका डिबेट ये है, क्या हम लोग टुडेज कमर्शियल बेनिफिट के लिए आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक प्रॉब्लम खड़ी कर दें, जैसे कि हम दिल्ली में देख पा रहे हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के बाद, एक मेट्रो जैसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने के बाद भी, और हमारी बसेस की फ्लीट लाने के बाद भी, इतने रोड्स के ऊपर फ्लाईओवर बनाने के बाद भी क्यों जैम्स लगते हैं दिल्ली में? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे नए शहर भी उसी मॉडल को कॉपी करें जो दिल्ली में हुआ, उसी विस्कस सर्कल में फंसे प्लानिंग के, जो कि दिल्ली गुजर रही है? मैं कहूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रदीप जी ने बताया कि एक एक्सपर्ट कमेटी अब हरियाणा गवर्नमेंट ने अपॉइंट करनी है, तो आई एम श्योर कि एक्सपर्ट कमेटी के कमेंट्स आएंगे, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। आप भी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आप उनको डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, और भी सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्रदीप जी, आप कुछ और इसके ऐड करना चाहें? प्राइस एप्रिसिएशन। कोविड के बाद लोगों ने इंडिपेंडेंट लिविंग और एमिनिटीज पे फोकस किया, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया जैसे दिल्ली जैसे शहर में कंजेस्टेड एरिया काफी था, लोग कंजेस्टेड से काफी परेशान हो चुके थे। लोगों को ये फील हुआ कि अब हमें बाहर निकलना है, एनसीआर में जाना है और इंडिपेंडेंट लिविंग या फिर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की तरफ आगे जाना है। तो लोग काफी आए और इसका फायदा लोकल डेवलपर्स और आउटसाइड दिल्ली की, जैसे दिल्ली से भी काफी लोग इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने भी प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर प्लॉट बाय किया और इंडिपेंडेंट फ्लोर डेवलप किए। अच्छा खासा मार्जिन भी उनको मिला, क्योंकि 3 साल में यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स प्लॉट के प्राइस एप्रिसिएशन हुए हैं, मतलब कीमतों में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। देखिए, ये एक कैलकुलेशन है, क्या प्लॉट का साइज क्या है, वो आपको किस रेट तक पड़ रहा है, और उसके ऊपर जब आप 4 फ्लोर बना रहे हैं तो किस रेट तक वो सेल हो सकता है। जब सेल होने वाला रेट आपका एटपार आ जाए, रुक जाए, तो कहीं हद तक प्लॉट्स के रेट पे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर प्लॉट की सेल रुके न रुके, गवर्नमेंट ने यहाँ प्लॉट की सेल को रोक दिया है। रोका कैसे है? मैप सैंक्शनिंग को रोक दिया है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। करंट स्टेटस ये है कि बिल्डर अब लैंड बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से अनिश्चितता दिख रही है, क्योंकि कमेटी बनेगी, कमेटी कब तक फैसला देगी ये अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम बाउंड मैनर पे उसको नहीं अनाउंस किया गया है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट है कि डेवलपर्स, जो स्मॉल टाइम डेवलपर, इन्वेस्टर्स या वैसे लोग जो अपने प्लॉट पे डेवलपर के साथ कोलैबोरेशन करके फ्लोर बना रहे थे, वो अब रुके हैं। बहुत ज्यादा उनका रुझान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर उनको दिख रहा है। तो इस समय उन्होंने खरीदने बंद किए हैं
और इकोलॉजिकल बैलेंस जो बिगड़ रहा था वो मैं देख पा रहा हूं कि अगर ये रुकता है तो जरूर एक बैलेंस मेंटेन होगा यहाँ पर। और कम फ्लोर्स के ऊपर भी अगर इंडिपेंडेंट लिविंग भी अगर यहाँ पर होती है तो मेरे को लगता है कि टाउनशिप की ब्यूटी बनी रहेगी। लेकिन अभी आपको डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कमेटी बन रही है, कमेटी के सजेशंस अभी आने हैं। अभी इसे पूरी तरह खत्म मत समझिए, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में ले आए 4 फ्लोर्स या कम से कम 3 फ्लोर के सैंक्शन को ले आए। तो ऐसा नहीं है, जो लोगों ने लिया हुआ है उन्हें अब धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस रखिए। जब तक गवर्नमेंट की कमेटी जो बनी है वो कुछ रिजल्ट्स लेके ना आए, वो अपने सजेशंस लेके ना आए, उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। क्योंकि इसके नोटिफाई करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट पहले नोटिफाई करेगी, उसके बाद हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के अंदर इसको उसमें अमेंड किया जाएगा। जब तक उसके अंदर अमेंड नहीं है, मैम सैंक्शनिंग की प्रोसेस को जारी रखा जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने टेम्पोररी सस्पेंड किया है, क्योंकि हरियाणा बिल्डिंग कोड के अंदर से भी उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से एप्लीकेबल होगा। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम हम डिफरेंट अच्छी जानकारी आपके लिए जो आपके मतलब की है, जो रोजमर्रा से आपसे रिलेटेड है और खासकर रियल एस्टेट से रिलेटेड है, हम रेगुलर आपके पास आते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि आपको ये कितना अच्छा लगा या आपको और कैसी जानकारी आप देखना या सुनना पसंद करते हैं। नमस्कार।